नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे आइडियल गैस एंड गैसेस लॉ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 237 नंबर का क्वेश्चन है। ए परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। इफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, द फाइनल टेम्परेचर विल बी। एक पूर्ण गैस को अचर दाब पर उष्मित किया जाता है। गैस का अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1.5 गुना हो जाता है। यदि इसका प्रारंभिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापमान क्या होगा? तो इसका जो अंतिम तापमान होगा यह होगा आपका 181.5 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है P1 इक्वल टू P2 दिया है, V2 का मान दिया है 1.5 V1, T1 का मान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो यह 303 केल्विन हो जाएगा। और गैस समीकरण से आपको पता होगा कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। इसका मान हम लोग रख देंगे सब कुछ, तो T2 का मान आ जाएगा 181.5 डिग्री सेल्सियस। ये आएगा आपका केल्विन में, इसमें से हम लोग -273 घटा देंगे तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। 238 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया में आदर्श गैस का नियत द्रव्यमान, अंतिम दाब और आयतन इसके प्रारंभिक दाब और आयतन को दोगुना होता है। यदि गैस का प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो तो डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा? तो डिग्री सेल्सियस में इसका जो तापमान आएगा वह आएगा आपका 927 डिग्री सेल्सियस। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि P1 इक्वल टू P मान लेते हैं, V1 इक्वल टू V मान लेते हैं, T1 इक्वल टू दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ देंगे तो यह केल्विन में बदल जाएगा। P2 का मान बोल रहा है कि अगर उसको हम लोग दो गुना कर दें तो 2P हो जाएगा, आयतन को भी दो गुना कर दें तो 2V हो गया। और गैस समीकरण लगाएंगे P1 V1 अपान T1 इक्वल टू P2 V2 अपान T2। इसे रखेंगे तो हम लोग T2 का मान निकालेंगे तो 927 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन है कि मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोलर वॉल्यूम कितना होता है? तो देखिए जो मोलर वॉल्यूम रहता है वह एनटीपी पर निकाला जाता है, और एनटीपी पे यार आपको जो वॉल्यूम होता है वह 22.41 मीटर क्यूब होता है। एनटीपी मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो मोलर वॉल्यूम होता है वह 22.41 मीटर क्यूब होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और मोलर आयतन जो होता है इसके निकालने फार्मूला की अणुभार गुणे मोलर द्रव्यमान बटे घनत्व, यही होता है। 240 नंबर क्वेश्चन है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन, एक आदर्श गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? तो एक आदर्श गैस की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा रहता है यह सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है आपका नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए एक आदर्श गैस की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा रहता है Cp व Cv अणुओं में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि Cp व Cv जो रहता है यह गामा और आर पर निर्भर करता है, जबकि जो गामा व आर है वह गैसों के परमाणु संख्या पर निर्भर हैं। 241 नंबर क्वेश्चन है चार्ल्स लॉ क्या है? तो चार्ल्स लॉ क्या होता है आपका V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2। इसमें क्या होता है प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो यही आपका V1 अपान T1 इक्वल टू V2 अपान T2 होता है। 242 नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज वॉल्यूम ऑफ, गैस का विशिष्ट आयतन इसका आयतन है। तो जो गैस का विशिष्ट आयतन होता है यह आपका रहता है कि यूनिट मास ऑफ दैट गैस, उस गैस का यूनिट द्रव्यमान होता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा। एकांक द्रव्यमान पर किसी गैस का आयतन उसका विशिष्ट आयतन कहलाता है, और इसे हम लोग स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं। और अगर इसे हम लोग स्मॉल वी से व्यक्त करते हैं तो क्या होता है विशिष्ट आयतन इक्वल टू स्मॉल वी इक्वल टू होता है आयतन बटे द्रव्यमान। और इसका मात्रक पूछे तो विशिष्ट आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब हो जाएगा पर केजी हो जाएगा, यही आपका इसका यूनिट हो जाएगा। 243 नंबर क्वेश्चन है द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन बाय। तो जनरल गैस इक्वेशन रहता है यह दिया जाता है आपका पीवी इक्वल टू एम आर टी से, तो इसका सी आंसर से हो जाएगा पीवी इक्वल टू एम आर टी।
तो फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए क्या होता है, तो किसी भी गैस के लिए जो Cp का मान होता है वह Cv से ज़्यादा होता है। और यह डिफरेंस कितना होता है, तो यह डिफरेंस होता है आपके जो R रहता है उसके बराबर होता है, आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू R के बराबर होता है। और आपको ये भी बता दें कि जो Cp अपॉन Cv का मान होता है यह आपका गामा के बराबर होता है। और वायु के लिए गामा का मान कितना होता है, 1.4 होता है। और 245 नंबर क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर व्हेन टू गैसेज आर मिक्स्ड इज, जब दो गैसें मिश्रित होती हैं तो विकार की कोटि क्या होती है। तो जब दो गैसें मिश्रित होती हैं तो जो विकार की कोटि रहती है वह रहता है आपका हायर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल गैसेज, यानी कि व्यक्तिगत गैसों की तुलना में अधिक होता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन है, द इनिशियल एनर्जी ऑफ ए गैस ओबेइंग वंडर वाल इक्वेशन PV प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू RT डिपेंड ऑन इट्स। वंडर वाल्स का मानने वाली गैस की आंतरिक ऊर्जा समीकरण P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू RT किस पर निर्भर करता है। यह जो निर्भर करता है यह टेम्परेचर और स्पेसिफिक वैल्यूम पर निर्भर करता है, जिसका सी आंसर से हो जाएगा, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वैल्यूम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 247 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो RU का मान होता है यह किसके बराबर होता है। यह जो बराबर होता है यह आपका होता है 848 मिली किग्रा फोर्स पर केजी मोल केल्विन। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है जो सार्वभौमिक गैस कांस्टेंट का मान होता है 848 मिली किग्रा फोर्स केजी पर मोल केल्विन होता है। इसका RU का मान जो होता है यह कैपिटल M इंटू R होता है। M जो रहता है आपका मॉलिक्यूलर मास रहता है, और ये R क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। RU आपका 484 जूल पर केजी मोल केल्विन होता है। जबकि गैस स्थिरांक 287 जूल पर केजी होता है। और Cp का मान दिया है आपका 1.005 किलो जूल पर केल्विन, और Cv का मान है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और R का मान इतना होता है 0.287 एयर के लिए। और गामा का मान जो है 1.4 होता है, और गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है। 248 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए गैस विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन Cv। यन स्वतंत्र कोट के गैस के लिए Cp अपॉन Cv का मान कितना होता है। तो यन स्वतंत्र कोट के लिए गैस के लिए जो Cp अपॉन Cv का मान आता है वह आपका 1+2/n आता है। तो आपका डी आंसर से हो जाएगा। कैसे आता है यहाँ पे देखिए कि n स्वतंत्र कोट के लिए जो Cp अपॉन Cv आता है वह 1+2/n होता है। द्विपरमाणु गैस के अणुओं में 3 स्थानांतरित की स्वतंत्र कोटियां तथा 2 घूर्णन की स्वतंत्र कोटियां होती हैं। इस प्रकार कुल 5 स्वतंत्र कोटियां होती हैं। तो Cv का मान क्या हो जाएगा आपका कि Cv का मान हो जाएगा आपका n/2 इंटू आर, यानी कि 5/2 R हो जाएगा, क्योंकि n का मान आपको दिया है कि 5 स्वतंत्र कोटि हो जाएंगे। तो यहाँ पे Cp इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 + 1 इंटू आर, तो ये 7/2 R आ गया। तो गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है, इसमें मान रख देंगे तो आपका गामा इक्वल टू 1+2/n आ। आप डायरेक्ट इसे रट लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो आपको यही आना है टिक करके। तो आप इसे रट लीजिए, गामा इक्वल टू 1+2/n हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस कैन अटेन बी हाइएस्ट एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन राइज। कौन सी गैस समान संपीड़न वृद्धि के लिए उच्चतम दक्षता प्राप्त कर सकती है। तो जो गैस समान संपीड़न वृद्धि के लिए उच्चतम दक्षता प्राप्त कर सकती है वह रहता है आपका मोनो एटॉमिक गैसेज। तो यानी कि एक एकल परमाणु गैस होता है। तो इसका यहाँ पे सी आंसर से हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, गैसेज है, गैसों में क्या होता है।
तो गैसों में क्या होता है भाई, दो स्पेसिफिक हीट होता है, ठोसों में एक होता है, गैसों में दो होता है। गैसों में दो कौन कौन सा होता है, एक सीपी रहता है और एक आपका सीवी रहता है। सीपी और सीवी दो ही कांस्टेंट तो रहता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और ठोसों में एक रहता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सीवी और सीपी दो होता है, सीपी का मान 1 होता है, सीवी का मान 0.7 होता है, आर का मान होता है 0.287, गामा का मान होता है 1.4। 252 नंबर क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट परफेक्ट गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन। एक ही तापमान और दबाव में विभिन्न परिपूर्ण गैसों के बराबर मात्रा में यह होता है। तो एक ही तापमान और दबाव में विभिन्न परिपूर्ण गैसों की मात्रा के बराबर जो रहता है वह आपका रहता है कि इक्वल नंबर ऑफ मालिक्यूल, समान भुज मालिक्यूल यानी कि अणुओं, ये भुजाओं नहीं रहेगा, अणुओं रहेगा, अणुओं की संख्या समान होती है। एक ही ताप और दाब में विभिन्न पूर्ण गैसों में समान अणुओं की संख्या होगी, यह भुजा नहीं रहेगा, अणु रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। इंग्लिश सही है, हिंदी गलत है। तो एनटीपी पर 1 मीटर क्यूब आयतन में जो अणुओं की संख्या होता है वह आपका 26.8 गुणे 10 के घात, ये दशमलव रहे 10 के घात आपका 24 रहता है। एनटीपी पर 1 मीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या 26.8 गुणे 10 घात 24 होता है। और आपको बता दें कि एनटीपी पर एक किग्रा गैस का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। और एक किग्रा गैस में जो अणुओं की संख्या होती है, एक किग्रा गैस में अणुओं की संख्या वह 6.62 गुणे 10 के घात 26 होता है, ये भी रट लीजिएगा। तो 252 का आपका पता हो गया ना कि इक्वल टू द मालिक्यूल होता है। 253 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज। वह प्रक्रम जिसमें तापमान स्थिर रहता है क्या कहलाता है। तो जो तापमान स्थिर रहता है वह आपका आइसोथर्मल कहलाता है। आइसोकोरिक जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एंट्रापी आपको पता ही है जिसमें कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक रहता है। आइसोबेरिक जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। 254 नंबर क्वेश्चन है, एच पर बॉयल लॉ विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बॉयल बॉयल में क्या रहता है, बॉयल में आपका टी क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। और जब टी कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू 1/v के, पी प्रोपोर्शनल टू 1/v के हो जाएगा। तो आपको 1/v कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 255 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेशर पी ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। एक आदर्श गैस का दाब पी है तथा माध्य गतिक ऊर्जा ई प्रति इकाई आयतन किसके रूप में संबंधित होता है। यह जो रहता है यह आपका रहता है कि जो पी इक्वल टू आता है यह आपका 2E/3 आता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी और जो रहता है यह वो जो रहता है एनर्जी इक्वल टू 3/2 के पढ़े होंगे आप, वही आपको इसी को पलट करके पूछा है। देखिए 3/2 KT रहता है ना आपका, P इक्वल टू 2/3 से संबंधित है, इक्वल टू आपका 3/2 KT से रहता है, जहाँ पे ये आपका काइनेटिक एनर्जी है कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो पी वी इक्वल टू आपको पता है RT, T इक्वल टू PV/R हो गया, E इक्वल टू यहाँ पे रख देंगे 3/2 के इंटू PV/R, तो आपका इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका P इक्वल 2/3E आ जाएगा। 256 नंबर क्वेश्चन है, एच पर गैसियस ला गैलुसाक ला विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, Pt इक्वल टू प्रेशर एट टेम्परेचर T°C, P नॉट या P0 पढ़िए इसे, प्रेशर एट टेम्परेचर 0°C। गैलुसाक के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो गैलुसाक के नियम के अनुसार जो सही कथन है वह आपका है कि Pt इक्वल टू P0 1 + T/273 यही आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन। आदर्श गैस की पूर्ण ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो पूर्ण ऊष्मा रहती है यह सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है। तो
एंथैल्पी यानी जो रहता है यह आपका टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ओनली टेम्परेचर। एंथैल्पी किसी गैस या भाप की संपूर्ण ऊर्जा को यह से प्रदर्शित करते हैं, यह आंतरिक ऊर्जा यू तथा बाह्य ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य पीवी के योग के बराबर होता है। यानी कि जो एच इक्वल टू एंथैल्पी एच इक्वल टू होता है यह आपका इंटरनल एनर्जी और जो कार्य होता है पी इंटू वी के गुणनफल के योग के बराबर होता है। 258 नंबर क्वेश्चन है, ए सिलेंडर कंटेन 5 मीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट द प्रेशर ऑफ 1 bar. दिस गैस इज compressed in a reversible isothermally process till its pressure increased to 5 bar. The work done in kilojoule required per for this process is क्या होगा आपका, यह जो आपका आएगा यह आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 804.7 आएगा किलो जूल। कैसे आएगा आइए देखते हैं। V1 का मान दिया है आपका 5 मीटर क्यूब, P1 का मान दिया 1 बार, P2 का मान दिया 5 बार, V2 का मान हमें बताना है और W का मान भी बताना। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है, PV इक्वल टू एम आर टी, P1 V1 इक्वल P2 V2 से हम निकाल लेंगे। जो V2 का मान आएगा तो V2 का मान आ जाएगा आपको 1 मीटर क्यूब। जब V2 का मान आ गया तो हम लोग समतापी प्रक्रम के लिए ये फार्मूला रख देंगे P1 V1 ln V2 अपन V1, इससे निकाल लेंगे तो हमारा -804.71 किलो जूल आएगा। निगेटिव साइन यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है यह कह रहा है कि गैस का आपका कंप्रेशन होगा, यानी कि बिफोर देयर फोर वर्क डन आपका जो कितना होगा वह आपका 804.71 किलो जूल होगा। 259 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीट एनर्जी स्टोर इन द गैस यूज्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस नोन एज। गैस के तापमान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त गैस में संचित ऊष्मा ऊर्जा क्या कहलाती है। यह ऊष्मा ऊर्जा जो कहलाती है यह कहलाती है आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा कि गैस के तापमान में वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त गैस में संचित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। 260 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि पूर्ण गैस के आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन तापमान के परिवर्तन के समानुपाती होता है। यह जो नियम कहता है यह कि जो इंटरनल एनर्जी होता है यह टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है। यह रहता है आपका जूल लॉ रहता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा जूल लॉ। जूल के नियमानुसार पूर्ण गैस के आंतरिक ऊर्जा का जो परिवर्तन तापमान के परिवर्तन के समानुपाती होता है, अर्थात जो इंटरनल एनर्जी चेंज रहता है यह आपका चेंज इन टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यही आपका जूल लॉ कहता है। 261 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। आदर्श गैस व्यवहार के लिए कौन सा कथन सही है। तो आदर्श गैस के व्यवहार हेतु जो नियम लागू होता है उस पर आपका बॉयल लॉ भी लागू होता है, चार्ल्स लॉ भी होता है, गैल्सवाक लॉ भी लागू होता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 262 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। किस गैस के पास न्यूनतम आणविक द्रव्यमान है। तो न्यूनतम आणविक द्रव्यमान किसके पास है, तो आपका होता है आपका हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसका 1 होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है आपका 16 होता है, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 होता है, और मीथेन की बात करें तो आपका कितना होता है 16 इसका भी होता है। सल्फर की अगर बात करें तो आपका 32 होता है। 263 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू। डाल्टन के नियम के अनुसार मिश्रित गैसों का कुल दाब किसके बराबर होता है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार जो मिश्रित गैसों का जो कुल दाब रहता है वह सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक गैसों को जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं एक ही पात्र में बंद कर दिया जाता है तो मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, यही रहता है आपका डाल्टन का लॉ। 264 नंबर क्वेश्चन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अज्यूम्स दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल आर। गैसों के गतिज सिद्धांत में यह माना जाता है कि अणुओं के बीच का संघट्ट कैसा होता है, तो वह आपका परफेक्ट इलास्टिक होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गैसों की गतिज ऊर्जा का जो सिद्धांत रहता है गतिक सिद्धांत, उसमें जो पदार्थों का संघट्ट होता है यानी कि कोलिजन होता है वह आपका परफेक्ट इलास्टिक होता है। 265 नंबर क्वेश्चन है, सुपर हीटेड वेपर बिहेव। तो जो सुपर हीटेड
आपका वाष्प रहता है या आपका बिहेव करता है एज ए गैस लगभग करता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली एज ए गैस। तो 265 का आपका डी आंसर से हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली एज ए गैस, लगभग गैस के समान कार्य करता है। 266 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट वैक्यूम आई एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट। आदर्श निर्वात की स्थिति में अर्थात पूर्ण शून्य दाब पर प्राप्त किया जाता है। या जो आदर्श निर्वात जो पूर्णतः शून्य दाब पर प्राप्त किया जाता है वह किस टेम्परेचर पर किया जाता है? यह किया जाता है आपका -273.16 के तापमान पर किया जाता है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा कि आदर्श निर्वात की स्थिति अर्थात पूर्ण शून्य दाब -273.16 पे किया तापमान पर प्राप्त किया जाता है। गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य दाब पर अणुओं का संवेग क्या होता है? आपका शून्य हो जाता है। 267 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए फ्लूइड एक्सपेंड्स सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि किसी द्रव को निर्वात में अचानक किसी बड़े आयाम के छिद्र के माध्यम से विस्तारित किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है फ्री एक्सपेंशन, हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, पैराबोलिक एक्सपेंशन। तो यदि किसी द्रव को निर्वात में अचानक किसी बड़े आयाम के छिद्र के माध्यम से विस्तारित किया जाता है तो यह प्रक्रिया आपका फ्री एक्सपेंशन कहलाता है, जिसका ए आंसर सही हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन। 268 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। आदर्श गैस के लिए गैलुसाक नियम के अनुसार किसी द्रव्यमान का जो परम दाब होता है वह किसके साथ बदलता है? ये तो जो गैलुसाक नियम के अनुसार द्रव्यमान का जो परम दाब रहता है यह परिवर्तित होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें आपका गैलुसाक लॉ में आपका क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर के समानुपाती होता है। 269 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल विद इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट। निम्न में से किसे गैस के रूप में माना जा सकता है जिसमें तापमान सीमा के भीतर गैस नियम लागू होते हैं? यह जो गैस नियम लागू होता है यह आपका होता है कि किस में लागू होगा? देखिए आपका ऑक्सीजन क्या है? आपका गैस है तो इस पे लागू होगा। नाइट्रोजन के आपका गैस इस पे भी लागू होगा। हाइड्रोजन के आपका गैस ये भी, एयर भी आपका गैस है तो ये भी इस पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टीम और CO2 इस पे लागू नहीं होता। इसमें वाटर वेपर आ गया तो इसमें भी लागू नहीं हो, क्योंकि जो स्टीम रहता है या टोटल गैस तो एकदम गैस की तरह एकदम कार्य नहीं करेगा। जो वाटर वेपर है ये भी एकदम गैस की तरह काम नहीं करेगा। और जो मॉइस्चर है इसमें भी आपका कुछ ना कुछ पानी की मात्रा रहती है तो इसमें भी नहीं लगे। तो इसमें शुद्ध रूप से सारी की सारी गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एयर, ये सभी गैसें हैं, इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। लेकिन अब आपका यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में आपका स्टीम आ गया, ये पूर्ण रूप से गैस तो रहता नहीं है। वाटर वेपर भी, इसमें भी आपकी पानी की मात्रा रहेगी। मॉइस्चर में भी आपका पानी का मात्रा रहेगा, इसलिए आपका डी आंसर सही है क्योंकि इसमें सभी के सभी गैसें हैं। 270 नंबर क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। गैस में तापमान का उत्पादन किसके कारण होता है? तो गैस में जो तापमान का उत्पादन होता है वह होता है आपका अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। गैसों में तापमान का उत्पादन अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होता है और यह जो गतिज ऊर्जा ई रहता है यह आपका 3/2 kT के बराबर होता है, जहाँ पे कि आपका बोल्ट्जमैन नियतांक रहता है और टी आपका टेम्परेचर रहता है। और टेम्परेचर कौन सा वो भी रहेगा? परम तापमान, यानी कि केल्विन वाला रहेगा। 271 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस। बॉयल लॉ के अनुसार आदर्श गैस क्या हो? लॉ का जो फार्मूला रहता है वह कौन सा रहता है? तो बॉयल में क्या होता है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो आपका क्या हो जाता है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V के। तो 1/V के हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नियम कार्य कर रहा है कि टेम्परेचर को आप क्या रखना है? स्थिर रखा है। टेम्परेचर आपका यहाँ पे देखिए स्थिर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यानी कि सही हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन है, बॉयल लॉ आई पी इक्वल टू कांस्टेंट ई एप्लीकेबल टू गैसेज अंडर। बॉयल का नियम अर्थात पी इक्वल टू कांस्टेंट है तो अंतर्गत गैसों के लागू होगा। यह जो बॉयल लॉ होता है यह अंतर्गत किस गैसों पर लागू होता है? यह जो लागू होता है केवल और केवल स्मॉल रेंज ऑफ
प्रेशर पर लागू होता है, दाब की केवल छोटी रेंज पर ही लागू होता है। 273 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 of their original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when pressure remains constant। तो कह रहा है यह किसी दाब के अचर होने पर सभी आदर्श गैस प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तित होने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर के मूल आयतन के 1/273 का आयतन में परिवर्तित होता है। यह कौन से नियम को फॉलो करेगा? यह आपको फॉलो करेगा आपका चार्ल्स लॉ को। क्योंकि कह रहा है कि अचर दाब के अचर होने पे, तो दाब मतलब आपका प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है आपका क्या लगता है, दाब का नियम उस पर लागू होता है। यहाँ पे आपका दाब का नियम लागू होगा, दाब का नियम यानी कि चार्ल्स का नियम लागू होगा। 274 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv फॉर ए गैस रिप्रेजेंट। एक गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं Cp और Cv में अंतर किसको प्रदर्शित करता है? तो Cp और Cv इक्वल टू आपका क्या होता है, R होता है। ये आपका किसके बराबर होगा, किया गया एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो एक गैस के दो विशिष्ट Cp और Cv में जो अंतर है वह बाकार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है और Pv इक्वल टू RT होता है। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू Pv बाई T हो जाएगा। Pv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, यानी कि वर्क बाई T हो जाएगा। तो यह क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क पर भी निर्भर कर रहा है। 275 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड। गैस का सार्वभौमिक गैस स्थिरांक W का आणविक भार और किसके गुणनफल के बराबर होता है, आपको बताना है। कि यह जो बराबर होता है यह आपका होता है गैस कांस्टेंट के योग के बराबर होता है, यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है RU इक्वल टू होता है यह आपका M और कैपिटल R के गुणनफल के बराबर होता है। जिसका ए आंसर से हो जाएगा, गैस कांस्टेंट जो आ रहता है और मॉलिक्यूलर वेट दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इफ ए गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए वेरी मिनट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज। तो थ्योरी अगर आप हमारा पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताएं कि जो प्रोसेस आपका मिनटों में होता है वह कहलाता है आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और जो कई घंटों में होता है वह आपका आइसोथर्मल कहलाता है, और जो सेकंडों में होता है वह आपका एडियाबैटिक रहता है। 277 नंबर क्वेश्चन है, ऑल गैसेज बिहेव आइडियली अंडर। सभी गैसें किसके अंतर्गत आदर्श की तरह व्यवहार करती हैं? तो यह जो आदर्श गैसें, जो सभी गैसें रहती है यह आदर्श गैस की तरह व्यवहार तब करेंगी जब क्या हो, आपका लो प्रेशर कंडीशन हो। इसका बी आंसर से हो जाएगा लो प्रेशर। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंदर, यानी कि सभी गैसें कब आदर्श गैस की व्यवहार करेंगी। तो आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती हैं, जब आपका हाई प्रेशर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन, नहीं, हाई प्रेशर, यहाँ पे दोस्तों जो बी ऑप्शन था यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए क्या होता, अगर यहाँ पे हाई जो प्रेशर दिया है, अगर यहाँ पे अगर आपका लो प्रेशर हो जाता तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाता कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कंडीशन पर जो होती हैं गैसें यह आइडियल की तरह व्यवहार करती हैं। लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे सही हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहीं पे कोई ऑप्शन मिल जाता कि लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर कंडीशन, तब आपका वो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे हायर प्रेशर आ गया, इसलिए आपका डी आंसर नहीं सही हो रहा है, इसलिए आप बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर भी रहता तो आपको टेम्परेचर हाई भी सही है। 278 नंबर क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल को गैस दाब पर एक बार तक फुलाया गया है जब परिवेश तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। जब अगले दिन खेल प्रारंभ हुआ तो स्टेडियम में वायु का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। मान लीजिए कि फुटबॉल का आयतन 2500 घन सेंटीमीटर स्थिर रहता है। हवा का वह गैस दाब क्या होगा जिस तक इसे पुनः फुलाए जाने पर स्टेडियम में यह एक बार गेज के बराबर हो जाए।
यह जो होगा यह होगा आपका 1.07 बार के बराबर। कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे जो दिया है Pg2 को मान 1 बार दिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर P2 इक्वल Pg2 प्लस P एटमॉस्फेरिक, इससे निकालेंगे P2 का मान आपका 201.325 किलो पास्कल आ जाएगा। T1 का मान 15 डिग्री सेल्सियस है तो आपका 288 केल्विन आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस 278 केल्विन आ जाएगा। फिर P1 V1 अपन T1 से निकालेंगे तो वैल्यू आपका कांस्टेंट है तो V कट जाएगा, तो इससे हम लोग P1 का मान निकालेंगे, यानी कि पहले प्रेशर कितना था तो पहले वाले का प्रेशर 208.56 किलो पास्कल आ जाएगा। फिर जो P1 का मान हम लोग निकालेंगे होता है क्या कि Pg1 प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे हम लोग Pg1 का मान निकालेंगे तो 107.235 किलो पास्कल आ जाएगा। और किलो पास्कल बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे किलो पास्कल है तो इसको हम लोग एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, उससे हम लोग बार में बदल लेंगे। 279 नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम ए पंचर्ड फुटबॉल। एक पंचर फुटबॉल में से निकलने वाली संपीड़ित हवा कैसी होती है? ये जो संपीड़ित हवा होती है ये एकदम ठंडी होती है, यानी कि ठंडी हो जाएगी, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा। एक पंचर फुटबॉल में से निकलने वाली संपीड़ित वायु के ठंडा होने का मुख्य कारण यह है कि जब फुटबॉल में हवा होती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होती है। जैसे ही पंचर से हवा निकलती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटने लगती है, जिससे उसका तापमान भी घटने लगता है और संपीड़ित हवा ठंडी हो जाती है। 280 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट द एब्सोल्यूट जीरो, गैस की गतिज ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार निरपेक्ष शून्य पर क्या होता है? तो निरपेक्ष शून्य पर क्या होता है कि जो अणुओं की गतिज ऊर्जा रहती है यह शून्य हो जाती है, शून्य तक कम हो जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिड्यूस टू जीरो। गैस के गति सिद्धांत के अनुसार निरपेक्ष शून्य पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य तक कम हो जाती है। और आपको पता है कि ये जो रहता है गतिज ऊर्जा इक्वल टू 3/2 kT के बराबर होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। अब इसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।